नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है। युवा बेरोजगार है और सड़कों पर घूम रहा है, फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है। उसके लिए कुछ हो नहीं पा रहा है, उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। कितने लोग पकौड़ा तलेंगे और कितने लोग चाय बेचेंगे, कितने लोग पंचर बनाएंगे नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार। बेरोजगारी बहुत बड़ी और भयावह स्थिति में आ चुकी है, कम से कम भारत में। और जिन देशों में ये आंदोलन हुए हैं, अब तो बड़े देशों में भी हो रहे हैं, छोटे देशों की बात छोड़ दीजिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ मूल कारण था युवाओं का इग्नोरेंस और बेरोजगारी। बेरोजगारी से त्रस्त युवा परेशान होकर सड़कों पर घूम रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और उन्हें मार मार कर भगाया जा रहा है, तरसाया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। ये बात सोनम वांगचुक ने शांति की अपील के साथ कही, बताया कि हम नहीं चाहते, और उन्होंने अपील भी की अपने युवाओं से कि ऐसा ना करें क्योंकि आंदोलन भटक जाएगा, हमारे 4-5 साल की मेहनत बेकार जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये बात स्वीकार की और कहा कि ये जेन जी का आंदोलन है, जिसे इनकार करने की कोशिश गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी करती रही इन 2 दिनों में। और खास करके गोदी मीडिया तो पूरी न्यूज को ही गायब करने के लिए ब्लैकआउट करने की कोशिश की भी अपनी तरफ से की, हो नहीं पाया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा, लेकिन बात अब एक जगह की नहीं है। नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी देश में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, खुद को राष्ट्रपति बनाएंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, या किस तरह का काम आगे करेंगे नरेंद्र मोदी? अब बरगलाना, झूठ बोलकर काम चलाना, जुमलों से काम चला लेना, ये संभव नहीं रह गया है। और यह बात अब नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है कि वो झूठ, जुमले और वादों के जरिए लोगों को मना पाएंगे या दबा पाएंगे या बरगला पाएंगे। यह संभव नहीं है। आपको पता ही होगा, कल के ही सोशल मीडिया के अनुसार जेन जी का आंदोलन लद्दाख और लेह में चल रहा है, जो हिंसक भी हो चुका है। लेकिन देहरादून की सड़कों पर, यानी उत्तराखंड में भी और देहरादून की सड़कों पर जेन जी उतरा एक नारे के साथ, पेपर चोर गद्दी छोड़। अब वोट चोर गद्दी छोड़ से नरेंद्र मोदी खुद ही परेशान हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग वोट चोर गद्दी छोड़ के सामने सरेंडर कर चुका है। अब तो उसके मूव से यह साफ दिख रहा है कि वो मानने लगा है कि जो भी हुआ है अब उसे ठीक करने की जरूरत है, मजबूर हो गया है ठीक करने के लिए। हालांकि अभी भी वो मोदी के दबाव में है चुनाव आयोग, और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, या यूं कह सकते हैं कि वोट चोरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। यह सब करते हुए भी लेकिन कुछ एक स्टेज तक जाकर के तो बचाना या छुपाना मुश्किल हो जाता है, और वो मुश्किल घड़ी चुनाव आयोग के लिए भी आ चुकी है। अब चुनाव आयोग छुपाने और बचाने की कोशिश में खुद को नंगा होते हुए देख रहा है। तो राहुल गांधी के सामने तो पूरी तरह से चुनाव आयोग झुक गया है। राहुल गांधी के आरोपों के विरोध नहीं कह सकते, पहले तो इनकार कर दिया था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, बाद में माना, और मान करके अब चाहता है वो ई साइन लाना या फिर इस तरह के कुछ प्रतिबंध लगाना, जिसमें राहुल गांधी ने सीधे इस बात पर जवाब दिया कि हमने चोरी पकड़ी, तब आपको याद आया आप ताला लगाने जा रहे हैं, यानी कोशिश करेंगे कि ताला लगे। खैर, ये अलग बात है कि ऐसा कुछ भी चुनाव आयोग नहीं करेगा। ये चोरी, इस चोरी में सीधे चुनाव आयोग खुद शामिल है ऐसा दिखता और लगता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर वोटर लिस्ट में बदलाव होता रहे, लोगों का नाम डिलीट होता रहे, लोगों का नाम ऐड होता रहे, और उसको समझ ना पाए चुनाव आयोग। इतना भोला चुनाव आयोग नहीं है, या कोई इंस्टीट्यूशन इतना भी, ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसे पता ही ना चले। यानी पता है, यानी खुद ही एक्सेस दिया है, खुद ही करवा रहे हैं। खैर, ये अलग बात है। लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ यही नहीं, अब राहुल गांधी से मिलना भी चाहता है।
हालांकि वो उसका कहना है कि हम सभी विपक्षी पार्टियों से और सभी पार्टियों से मिलेंगे, मिलकर बात करेंगे, इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन जो चोरी हो चुकी है और जिस चोरी के बल पे सरकारें बनी हैं, जिस चोरी के बल पे सरकारें बन करके इस देश के आम आदमी पर रूल कर रही हैं गलत तरीके से, उसका क्या? इस पर चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी पहले से कर चुके हैं कि इस पे कोई कुछ ना हो सके, हम चोरी करें तो हम फिर भी बचे रहें, या ये अलग बात है। कहने का अर्थ है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी अपने तरीके से पूरे देश को हाँकने की कोशिश करते रहे हैं, हाँक रहे हैं, हाँकते रहे हैं और आगे भी हाँकना चाहते हैं देश को अपने तरीके से। अपना उनका तरीका क्या है? कुछ मत बोलो, सब कुछ हम अपने माफिया भाइयों को दे देंगे। नाम लेना मना है, इसके लिए कह रहा हूं, हम अपने ड्रग माफिया को दे देंगे या अंबानी जैसे लोगों को दे देंगे, देना चाहते हैं। कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना कहे, यही उनका पैटर्न है और यही वो चाहते हैं, इसी को वो विकास मानते हैं। वो अंबानी या अंबानी जैसे लोग या कुछ ड्रग माफिया उनका भला चाहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उन्हीं के विकास को देश का विकास मानते हैं। खास करके अब तो यहां तक आ चुका है कि जो देश छोड़कर भागे हैं उनको भी बुलाकर फिर से देश लुटवाने के लिए नियम और कायदे कानून बदलने या ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ करते करते नरेंद्र मोदी जबकि चुनाव 2014 से पहले जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, और युवाओं से ही सबसे बड़ा धोखा नरेंद्र मोदी ने किया। नौकरी के, खास करके रोजगार और नौकरी को लेकर के युवाओं से धोखा किया। युवाओं से धोखा, सेना में जाते थे, कम से कम वो एक रास्ता बचा था, रेलवे में जाते थे या कुछ इंस्टीट्यूशन जो सरकारी थे उनमें जाते थे, उन सबको प्राइवेटाइज करके और एक तरह से सेना को भी प्राइवेटाइज कर दिया, 4 साल का वॉचमैन बना दिया। इन सब से जहां भी नौकरियां निकल सकती थी वो बंद हो गई। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है वहां कोई नौकरी, कोई भर्ती नहीं हुई। अगर थोड़ी बहुत निकली तो उसे संविदा पर उठा दिया, यानी टेंडर पर डाल दिया। लोग प्राइवेट एजेंसियों के जरिए आकर वहां काम करेंगे, थोड़ी सैलरी और बहुत कम सैलरी में, कोई सुविधा के बिना, किसी सुविधा के बगैर, बिना किसी भविष्य के बगैर। यानी नौकरियां दी नहीं, लोगों की नौकरियां अपने टेक्नोलॉजी और अपनी नीतियों के चलते लोगों की नौकरियां छीन ली। अगर ये कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे तो 2 करोड़ लोगों का नौकरी छीन लिया नरेंद्र मोदी ने इस बीच। दूसरा, मैंने कहा अब जो युवा हैं, जो जेनजी है, उसके माँ बाप यानी किसान, भारत कृषि प्रधान देश है, 70% भारत में आज भी किसान ही हैं और उनसे ही जीडीपी चलती है, देश चलता है। उन्हीं के बेटे बच्चे हैं जो आज रोजगार होकर के सड़क पे घूम रहे हैं, तो वो भी जुड़ गए। बेरोजगार हैं जो, वो भी जुड़ गए। मजदूरी करते हैं जो मजदूर हैं, उनको भी मजदूरी नहीं मिल रही है, नहीं मजदूरी है नहीं तो करेंगे कहां, वो भी जुड़ेंगे। पूरे देश में कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कभी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी, वो सब कुछ चाइना के हवाले मैन्युफैक्चरिंग कर दिया और अब वो कंपनियां असेंबलिंग करती हैं। असेंबलिंग करने के लिए, जहां मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर 4000 मजदूर लगते हैं तो असेंबलिंग करने के लिए 100-200 मजदूर से काम हो जाएगा। तो जितने लोग बेरोजगार होंगे इन नीतियों के चलते जो नरेंद्र मोदी ने लाए, आपको पता ही होगा, आपके हाथ में चाहे जो भी होगा, जो भी सामान है, भले ही उसका नाम वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, चाहे जो भी कर लो, लेकिन वो उसका रॉ मटेरियल्स और उसके पार्ट्स सब चाइना से आ रहे हैं। यहां बड़ी बड़ी कंपनियां असेंबल कर रही हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्तों की बात कर रहा हूं, असेंबल कर रही हैं और बेच रही हैं। तो कहने का मतलब नौकरियां वहां से भी, प्राइवेट कंपनियों से नौकरियां गई, आईटी सेक्टर से नौकरियां गई, देश से विदेश तक आईटी सेक्टर खाली हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, नौकरियां जा रही हैं, आगे भी जाएंगी। मजदूरों की जरूरत रही नहीं क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं या बंद हो जाएंगी। छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों को अपने मित्रों के हवाले कर दिया, जीएसटी के जरिए तोड़ करके, नोट लॉन्चिंग के जरिए तोड़ करके या कानून के जरिए उन्हें दबा करके, सब कुछ जब अपने मित्रों के हवाले कर दिया, कहने का अर्थ यह कि सब जगह से नौकरी के यानी रोजगार के दरवाजे बंद हो गए। लोगों के पास जो था जमा पूंजी वो खाने लगे,
अपना गहना गिरवी रखने लगे, गहना बेचकर खाने लगे। जो इकट्ठा किए थे वो जो पीएफ के पैसे थे या जो इंश्योरेंस में पैसे डाल रहे थे, जहां भी उनके पास जैसे भी उनसे मिला उसे अपना जीवन यापन करने लगे। लोगों की जेबें महंगाई के जरिए काट दिया, लोग महंगाई से त्रस्त हो गए, सब कुछ लूट लिया जीएसटी के जरिए। अब ड्रामा कर रहे हैं कि उनको फायदा होगा, वो फायदा लेकर कहां जाएंगे। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने जुर्म की सारी हदें पार कर दी। लोगों को त्रस्त करने, लोगों से उनका हक छीनने, लोगों की जेबें काटने, लोगों का हद कर दी, सारी सीमाएं पार कर दी। अब जिनके पास कुछ नहीं बचा, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसानों के पास खेती नहीं हो पा रही है, नहीं हो रहा है क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं या सड़कों पर उतर रहे हैं। मजदूरों के पास मजदूरी नहीं है, घर चल नहीं पा रहा है। सब कुछ परसेंटेज 2-5-10% जो माफिया नरेंद्र मोदी के आसपास और इर्द गिर्द हैं, उनके अलावा सब खाली हो चुके हैं। तो खाली होकर क्या करेंगे? वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन करेंगे और एग्जैक्टली यही हो रहा है। पेपर लीक जानबूझकर करवाए जा रहे हैं। पेपर लीक इसलिए करवाए जा रहे हैं कि नौकरियां देनी ना पड़े। यह सरकार की मिली भगत है, साजिश है। वो अगर पेपर लीक हो जाएगा, परीक्षा रद्द हो जाएगा तो नौकरियां नहीं देनी पड़ेंगी। नाम भी हो गया कि हमने नौकरी निकाली और उस पर भर्ती भी नहीं करनी पड़ी, उस पर कुछ देना भी नहीं पड़ा। काम तो चल ही रहा है संविदा के जरिए, यानी टेंडर के जरिए, यानी प्राइवेट कंपनियों के जरिए जो वहां ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करते हैं। कहने का मतलब कोई ऐसा रास्ता नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ा इस देश के पास। 80 करोड़ लोगों को भीख का कटोरा हाथ में थमा ही दिया है, तो कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के लिए जहां थोड़ी सी वो सुकून महसूस कर सके। नाटक बहुत किए, लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाए, लोगों को जाति के नाम पर बरगलाए, लोगों को प्रदेश के नाम पर बरगलाए, लोगों को आपको पता है महिला और पुरुष के नाम पर भी बरगलाए। आपको पता ही है सिंदूर के नाम पर भी राजनीति करने की कोशिश की, देश के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की, सेना के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की, यानी ठगी करने की कोशिश की, यानी लोगों को बरगलाने की कोशिश की, जो संभव नहीं हो पाया। अब बचा क्या? लोग सड़क पर उतर रहे हैं। अब अगर जेनजी उतरेगा तो जेनजी का पेरेंट्स भी सड़क पर उतरेगा। परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो भी होगा वो अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। लद्दाख की समस्या, जैसे लद्दाख की कुछ जमीनें चीन को के हवाले कर दी, वहां यात्रा तक नहीं करने दी, उसको जानने तक भी नहीं दिया लोगों को, जो कि सोनम वांगचुक सीधे ही आरोप लगा रहे हैं। सोनम वांगचुक से बात करके उन्हें ठंडा करके उन्हें भी बरगलाने की कोशिश की और झूठ बोल करके, झूठे वादे करके उनको भी टालने की कोशिश की। आपको ही पता है अच्छी तरह से क्या उनके साथ हुआ। वो भी यही कह रहे हैं कि वादे तो हुए और वादा भी दिला रहे हैं गा गा करके सोनम वांगचुक। तो कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त कि अब कहीं किसान नारे लगा रहे हैं, कहीं युवा नारे लगा रहे हैं, कहीं बेरोजगार नारे लगा रहे हैं, और ये नारे में जब उन्हें दबाने की कोशिश की जाएगी तो शायद और कुछ गलत हो, जो नहीं होना चाहिए था लद्दाख और लेह में। इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो सकती हैं। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से विफल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इज्जत से इस्तीफा देकर के देश के हवाले छोड़ देना चाहिए। देश तय करेगा जो आगे प्रधानमंत्री होगा, जो भी आएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी खुद तय कर लेगी किसको प्रधानमंत्री बनाया, आरएसएस मिलकर के तय कर लेगा किसको प्रधानमंत्री बनाना, कौन बनेगा, देश आगे कैसे चलेगा। अपनी उम्र का कोरम भी पूरा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, 75 साल। उसके बाद भी ढिठाई कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, हट नहीं रहे हैं। तो कब हटेंगे, ये सवाल लोगों के मन में है। और ये कब बंद होगा? लोगों की लूट, लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है, लोगों की लूट हो रही है। और कम से कम जेनजी से तो नरेंद्र मोदी को भी डरना चाहिए। कई देशों में तख्ता पलट हो चुका है। जो भी हुआ आपको सबको, इस दुनिया को पता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारी प्रार्थना जेनजी से भी है कि कभी ऐसा ना सोचें, वो नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका के बारे में ना सोचें, जो वहाँ हुआ यहाँ नहीं होगा, और ना करें। शांति से, हाँ, अपने हक की लड़ाई के लिए वो बाहर जरूर निकलें, शांति से
अपने हक की मांग करें और लड़ें। मेरी बस इतनी ही आज के लिए, और खास करके इतना ही अनुरोध है मेरे दोस्त। बिहार में जो भी चल रहा है आप देख ही रहे हैं, इस समय चुनाव बिहार में है, तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बिहार में बुलंद है, घर घर तक पहुंच गए। अब तो पूरे देश में, पूरे इंस्टीट्यूशन में, हर आदमी में, बच्चे बच्चे में, सब में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद है, चल रहा है। एक नया नारा भी आ गया, पेपर चोर गद्दी छोड़, और मैं समझता हूं यह नारा भी पूरे देश में गूंजेगा, क्योंकि इसी समस्या से पूरा देश जूझ रहा है, देश के युवा जूझ रहे हैं।